हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो हमने किया था वो पुरानी बुक थी और ये क्लास 1 to 5 वालों के लिए है। ठीक है, इसमें शुरू में आपका 30 प्रश्न जो है भाषा के दिए हैं, जो कि क्या है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो है भाग 2 में यानी समान अध्ययन में 120 प्रश्न है, जिसमें आपका 30 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए हैं। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है और 61 से आपका जीके जीएस शुरू हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के लिए आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इसका जो है पूरा हल आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डैश नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 90% और 10%। यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 90% नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 में प्रश्न बना था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो कितनी ऊर्जा, 10% ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अवशोषित होती है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहा जाता है। और यह किसने दिया था, तो यह लिंडमैन ने दिया था। कौन दिया था, लिंडमैन। ये भी प्रश्न बन चुका है बीपीएससी टीआरई 1 में कि ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न एक ही पेपर में बने थे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है। एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कौन होता है खाद्य श्रृंखला में, तो आपका उत्पादक, इसमें आपका हरे पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद कौन आता है, तो आपका उपभोक्ता, इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उसके बाद कौन आता है, तो आपका अपघटक, इसमें आपका जीवाणु और कवक आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। यह भी प्रश्न टीआरई 1 में बन चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 33%। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितना है, तो 24.62% जो है वन का क्षेत्र है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। होना कितना चाहिए, 33%। वर्तमान में कितना है, तो 24.62% है वर्तमान में। अगर ये पूछ लिया तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम आपका हरियाणा राज्य में। लेकिन पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, अगर परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो मिजोरम हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है और मिजोरम जो है आपका ये प्रतिशत के हिसाब से है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। किसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो आपका ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किया जाता है स्नेहक के रूप में। इसका प्रयोग जो है इसकी फिसलन प्रकृति के कारण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है उष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एल्यूमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ है निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। कौन सा मिश्र धातु नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम जिंक की परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका,
30 होता है। अब पीतल ये अब क्या है, मिश्र धातु है, किससे मिलकर बना है, तो तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता मिलकर क्या बना है, तो आपका पीतल बना है। और स्टील की बात करें तो इसमें आपका लगभग ये भी है मिश्र धातु, लगभग इसमें 1% कार्बन होता है, मैग्नीज वगैरह भी उसमें होता है, तो ये भी आपका क्या है, स्टील मिश्र धातु है। जिंक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है, कई बार प्रश्न बन चुका है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिंक यानी जस्ता का, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि जो है लोहे पर जंग ना लगे। गैल्वनीकरण को और किस नाम से जाना जाता है, इसे यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी यसद लेपन ही दे देता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। अगला, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है, संक्षारण मतलब जो जंग वगैरह लगता है किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो आपका इसमें केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश जुड़े होते हैं, विद्युत उपकरण जो हमारे घर में होते हैं, पूछ रहा किस क्रम में जुड़े होते हैं, सभी को पता होगा समांतर, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में जो है हमारे घर के जो विद्युत उपकरण होते हैं वो जुड़े होते हैं। अगला, दबाव की इकाई क्या है, दबाव यानी दाब की इकाई पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन मात्रक होता है, उसके बाद मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, तो ये आपका क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल के नाम से भी जानते हैं। इसे दाब का मात्रक कभी कभी दे देता है, तो ये आपका क्या है मात्रक, पास्कल दाब का मात्रक है। और दाब जो है कैसी राशि है, तो ये आपका अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसे संरचनाएं होती हैं डैश के भीतर मौजूद होती हैं, किसके भीतर होती हैं, तो ये आपका ये फेफड़े के भीतर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन, इंपॉर्टेंट है ये, मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये किसकी पुस्तक है, ऑप्शन 3 लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसको इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी अगर हम अन्य पुस्तक की बात करें तो एक कैदी की स्क्रैप बुक, एक कैदी की स्क्रैप बुक ये भी इन्हीं की पुस्तक है, नजरबंद लोकतंत्र ये भी इन्हीं की पुस्तक है, और सुरक्षा और विकास के लिए नए दृष्टिकोण ये भी आपका लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। तो इन चारों पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, मेरा जीवन, मेरा देश मेरा जीवन, दूसरा आपका एक कैदी की स्क्रैप बुक, तीसरा आपका नजरबंद लोकतंत्र, और चौथा आपका सुरक्षा और विकास के लिए नए दृष्टिकोण। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इनके बारे में और हम बात करें तो ये आपका 1970 में पहली बार ये राज्यसभा के जो है सदस्य बने थे, फिर आपका 1989 में और पहली बार ये लोकसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप मतलब आपका होता है समस्थानिक, समस्थानिक करेक्ट, किस समस्थानिक का उपयोग जो है रक्त कैंसर में किया जाता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन 3 कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। समस्थानिक किसे कहते हैं कि जिसकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, पौधे के लिए कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 सोडियम नहीं होता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बोरान, जिंक, मैग्नीज, तांबा, लोहा, निकिल ये सब जो है पौधे के लिए पोषक तत्व है। नेक्स्ट आपका, नीचे वायु से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वायु के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, गतिशील पवन वायु कहलाती है, सही है, गतिशील पवन को वायु कहते हैं, जब हमने एनसीईआरटी करवाया था उसमें हमने बताया था इसके बारे में। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी करेक्ट है, वायु जो है जब गर्म होती है तो फैलती है।
तीसरा आपका वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, गलत है। वायु जो है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है, यानी उच्च दाब से जो है निम्न दाब की क्षेत्र की ओर चलती है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही, यानी ए और बी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी ही सही है, तीसरा आपका क्या है, गलत है। अगला, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जिसे कहते हैं, विषम पोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी पौधे जिसे आप कीट बच्छी पौधे के नाम से जानते हैं, ये विषम पोषी क्यों होते हैं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, घटपर्णी पौधे में जो पोषण दो प्रकार का होता है, यानी स्वपोषी भी होता है, स्वपोषी पोषण भी होता है इसमें, और विषम पोषी भी होता है, ठीक है, विषम पोषी दोनों प्रकार का पोषण जो है इसमें पाया जाता है। पिचर प्लांट जो है क्या होता है, हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना ये भोजन का निर्माण करता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका विषम पोषी हो गया, ठीक है। और इसमें जो है आंशिक रूप से जो है विषम पोषी पोषण होता है, क्योंकि यह जो है पौधा होता है नाइट्रोजन की जहां कमी होती है वहां उगता है, और इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़े को खाता है, इसलिए जो है क्या हो गया, इसमें विषम पोषी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं मिल पाता इसलिए ये कीड़े मकोड़ों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। अगर पौधे की बात करें, नाम पूछा जाता है तो ड्रोसेरा ध्यान रखिएगा, ड्रोसेरा, कलश पादप और ड्रोसेरा जो है इसके उदाहरण है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चांगपा जनजाति है, इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य, गलत कथन इसमें पूछा है। चांगपा घुमंतु लोग हैं, ये क्या है, करेक्ट है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये भी सही है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ये आपका गलत है, एक जगह पे नहीं रहती, ये घुमंतु है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा था तो गलत, ठीक है। और चांगपा की बात करें तो ये आपका वर्त कहाँ पाई जाती है, किस जगह पे, तो आपका लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है, लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और ये घुमंतु जनजाति है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार की सीमा जो है, अगर हम बात करें उत्तर में किससे लगती है, तो उत्तर में नेपाल से लगती है, पूर्व में किससे लगती है, तो आपका पश्चिम बंगाल से, और दक्षिण में किससे, तो आपका ये झारखंड, और पश्चिम में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है बिहार की। तो इसमें ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विशाखापत्तनम में 3 जनवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पोत का नाम क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, INS संध्यायक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारतीय कौन थे, तो आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का क्या था, पहला गवर्नर जनरल था भारत का। और हम बात करें अगर भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। और कैनिंग के समय ही आपका जो है 1857 की क्रांति हुई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया सत्र जो 1922 में हुआ था, इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया सत्र हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका ऑप्शन 3 CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1922 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो ये गया में हुआ था, ये पूछा जाता है, और बिहार से रिलेटेड है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बिहार में अगर पूछा जाए कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, तो आपका पहला हुआ था 1912 में, पटना में हुआ था पहला, ये ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है, 1912 में
पहली बार हुआ था पटना में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1922 में हुआ, कहाँ पे? गया में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? CR दास ने। उसके बाद कब हुआ? 1940 में, कहाँ पे? आपका रामगढ़ में हुआ, और जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। तो बिहार में आपका कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे, ये पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा, किसने अध्यक्षता किया था और कहाँ हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में कहा सही कथन का चयन करें। पहला है, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं। करेक्ट है, बिना इनको बोए थोड़ी जाता है, उगाते हैं अपने आप। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। अगला है, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित क्यों नहीं करते हैं? करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए और ABC ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों करेक्ट है, आपका चौथा गलत है। अगला है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या नहीं करना है? आपका सही क्या सही नहीं है? पहला क्या रहा? आप जहां है वहां रुक जाइए, ये सही है। जब आपके जो है कपड़ों में आग लग जाए, आप जहां है वहीं रुक जाइए, भागिए मत, ये आपका करेक्ट है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ये भी करेक्ट है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। राज्य द्वारा संचालित स्कूल के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। करेक्ट है, ताकि जो है सभी बच्चे पढ़ लिख सकें, ये सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ये गलत है। सिर्फ लग जाएगा, देखिए अगर सिर्फ लग जाए तो गलत हो जाएगा। ताकि सिर्फ गरीबी, देखिए यहाँ पे भी लग गया, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी गलत है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिले, ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका पहला यानी A और D करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई, कौन थे? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जतिन दास। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो। इन्होंने भूख हड़ताल कब किया था? तो 13 अप्रैल 1929 को भूख हड़ताल किया था, और 63 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर 1929 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन क्या हो जाए? 2 इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन 2। ये आपका 1946 से लेकर 1961 तक क्या थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। शेरशाह का मकबरा सासाराम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो, सासाराम। और इसका मृत्यु कब हुई थी शेरशाह की? तो 13 मई 1545 को जो है इसकी मृत्यु हुई थी। अगला, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न बनता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्क रेखा कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्या होता है आपका? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में क्या होता है? 23.5 डिग्री, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री आपका नीचे क्या हो जाता है? आपका ये मकर रेखा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपकी पूछा गया था कि अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? रेखा पूछा जाए तो 179। ये प्रश्न बना है, आपकी बार ध्यान रखिएगा, बीपीएससी TR2 में बना है कि अक्षांश रेखा की संख्या पूछा था, तो 179। अगला, तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो आपका प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी प्रश्न बना था कि सूर्य जो है तारा है,
सूर्य तारा है, तो किस प्रकार का तारा है, तो ये आपका पीला तारा है। ऑप्शन में पीला लाल दिया था, तो पीला तारा है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्यों, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूड़ी में वाष्प भरा होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पूड़ी का घनत्व तेल से कम हो जाता है तो वह जो है फूल कर तैरने लगती है, ऑप्शन 3। अगला, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहता है, कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी सेट हो गया, इसे ध्यान रखिएगा, थर्मोसेट सेट हो गया भैया, आप कुछ नहीं होना उसमें। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन 1। अगला, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, वह है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, साइंस से ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह, तो वह कोई कार्य नहीं करता है, ऑप्शन क्या होगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कार्य बराबर क्या होता है, तो F × S होता है। यस क्या है, विस्थापन होना जरूरी होता है कार्य में, अगर विस्थापन नहीं होगा तो यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, कुछ भी देखिए असमर्थ है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना भी लगा रहा हो तो जब विस्थापन 0 तो कार्य क्या हो जाएगा 0, यानी कार्य बराबर 0, कार्य नहीं हो रहा तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है, तो आपका BCG का टीका, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। BCG का टीका, इसे क्या कहते हैं, इसे बैसिलस, नाम भी ध्यान रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट, बैसिलस कॉलमेट गुरिन इसका नाम है, गुरिन, बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो है इसका नाम है। और अच्छा, टीबी किससे होता है, तो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये डीपीटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीटी का टीका जो पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा, डी से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पी से क्या हो जाएगा आपका पर्ट्यूसिस, जिसे आप क्या कहते हैं काली खांसी, काली खांसी। और टी से आपका क्या हो जाएगा टिटनेस। तो इन तीनों के लिए लगता है डीपीटी का टीका, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। पहला आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, करेक्ट है। सूक्ष्म जीवों द्वारा, अगर जैसे सूक्ष्म जीव इसको खराब कर दिए भोजन को, तो खाद्य विषाक्तता मतलब होता है फूड पॉइजनिंग, तो ये आपका हो सकता है, करेक्ट है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, ये गलत है। अभी आपने देखा होगा कि जब कुछ खराब होने लगती है तो हम उसको धूप में रख देते हैं, तो आक्रमण क्यों करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका क्या है गलत है। तेल व सिरके में जो है जीवाणु मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, इसलिए तो जो है इनका उपयोग जो है अचार वगैरह में किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा आपका, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते, ये आपका करेक्ट है। तो आपका डी सही है और आपका ए सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और डी आपका करेक्ट है, ठीक है, बाकी गलत है। अगला, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, बिश्नोई जनजाति, तो ये आपका राजस्थान में निवास करती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, सभी को पता होगा, तो ये आपका ऑप्शन में कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर। कहाँ पे होता है, मानसीराम मेघालय में, मानसीराम में जो है भारत में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित बैरोमीटर पढ़ने या पठन में अचानक गिरावट से संकेतित है। देखिए इसमें पूछा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक के बारे में पूछा है, तो जब अचानक से गिरावट होती है पाठ्यांक में तो क्या होता है, तो जब अचानक से गिरावट होती है पाठ्यांक में तो तूफानी मौसम, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर, इससे क्या नापा जाता है, तो आपका वायु दाब नापा जाता है। जब इसका पाठ्यांक जो अचानक से गिर जाता है तो मौसम कैसा, तूफानी मौसम होने की संभावना होती है। जब पूछा जाता है जब पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होने की संभावना होती है। और जब बढ़ता है इसका पाठ्यांक तो क्या होता है, तो ये आपका मौसम साफ होने की संभावना होती है, ठीक है। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है अगर धीरे धीरे जो गिर रहा है तो क्या होगा, तो वर्षा होना, अचानक गिरेगा तो आपका तूफानी मौसम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। कह रहा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, बात सही है।
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फसल कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ये करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा ऊपर। तीसरा आपका, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें रबी फसल कहते हैं, गलत है। वर्षा ऋतु में जो है जिन्हें बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आपका खरीफ फसल कहा जाता है, खरीफ फसल। अगला, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, गलत है, उल्टा दिया है, ये आपका कौन सी फसल, रबी की फसल। एग्जाम्पल ध्यान रखिए जरूर, फसल इसमें कौन आता है रबी में, आपका गेहूं, चना, मटर, आलू, ये सब किसमें आता है, रबी में आता है। खरीफ की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मक्का, धान, सोयाबीन, ये बहुत पूछा जाता है, ये सब जो है कपास, ये सब किसके फसल है, तो खरीफ के फसल है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा, आप जान लीजिए ए और बी करेक्ट है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, नोवाक जोकोविच सभी को पता होगा टेनिस के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ के हैं, ये आपका ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, घेंघा रोग में व्यक्ति डैश पर सूजन आ जाती है, व्यक्ति के डैश पर सूजन, कहाँ पे सूजन आती है घेंघा रोग में, तो आपका किसमें, गर्दन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। घेंघा जो है किसकी कमी से होता है, तो आपका आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता होगा आयोडीन की कमी से। अगला, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था, ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पे है, तो आपका भुवनेश्वर और उड़ीसा में। अला, कथन दिया है और अभिकथन ए दिया है और कारण दिया है, ठीक है। कथन ए है आपका, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, करेक्ट है ये। कारण है, ध्रुवी भालू के बाल इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी आपका क्या है, करेक्ट करता है। अगला, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 उदातीकरण। देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, उदातीकरण, इसी को आप ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ऊर्ध्वपतन। मान लीजिए आपको ये भी नहीं मालूम है, इंग्लिश भी नहीं मालूम है, तो ऊर्ध्वपतन आप सभी को पता होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा, उदातीकरण इसी को कहा जाता है, ऊर्ध्वपतन को ही। और ये क्या होता है, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदल जाना होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वपतन। इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिए, कपूर और नेप्थलीन जो है इसके उदाहरण है। अगला, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें भारत में नहीं, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है कौन है, तो हम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, और किस देश के हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। इन्हें भी जो है अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया एम एस स्वामीनाथन को, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा, सभी को पता होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 रेड क्लिफ, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। डूरंड किसके बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47,65,768, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है, इंपॉर्टेंट है, फतुहा में गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो आपका पुनपुन नदी, ऑप्शन 2, पुनपुन नदी जो है गंगा की क्या है, सहायक नदी है, और ये फतुहा में जो है गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका ये पलामू झारखंड से या निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है, देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को हुआ, तो ये कहाँ पे है, तो ये पटना के गर्दनी बाग में है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 120 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, और ये जो है देश का सबसे बड़ा क्या है, टावर है, ऑप्शन 1। अला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे, तो ये आपका
क्षमता उपागम, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इन्हें पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इन्हें आपका 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में आपका लगभग 72 बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है नॉर्मल भी है और कुछ क्वेश्चन टफ भी है, एग्जाम में भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला है, तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तड़ित संचालक, आपने देखा होगा भवनों के ऊपर जो है एक छड़ लगी होती है, वही आपका क्या कहलाता है, तड़ित संचालक। कह रहा है ऊंचे भवनों को बचाता है, तो आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है, ठीक है, जो बिजली कड़कती है उससे बचाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बायोगैस है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम बना है। बायोगैस किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है। नेक्स्ट आपका, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सभी को बताओ भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सरदार की उपाधि जो है इन्हें किसने प्रदान किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने प्रदान किया गया था। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और इनकी प्रतिमा जो है एक है, कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये कितने मीटर की है, 182 मीटर की है। एक प्रश्न और बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए अगर पूछा जाए राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। और आर्टिकल 154 भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 154 में कहा गया है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में क्या है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 213 में। ये आपका जो है एक आर्टिकल ये हो गया आपका 153 में आपका पद है, 154 में आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी, और 155 में आपका क्या नियुक्ति है, और 213 अध्यादेश। ये आपका चारों जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंट है राज्यपाल से संबंधित। अगला है कथन और दिया और कारण दिया, ठीक है। पहला है कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, करेक्ट है, कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है। दूसरा, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है, ये भी करेक्ट, यही कारण है, कथन कारण दोनों करेक्ट है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म में कौन सा सही पूछा है इसमें, ठीक है। इसरो उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, दूसरा आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये आपका करेक्ट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई की बात करते हैं, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, इसरो का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें श्रीहरिकोटा में क्या है, तो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो आपका श्रीहरिकोटा में है, और यहीं से आपका चंद्रयान लॉन्च किया गया था, सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ पे भेजा गया था, तो रंगून में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगून वर्मा में। यानी बात करें अगर हम इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी 1862 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, सबसे ऊंचा पठार सभी को पता होगा, तिब्बत का पठार, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऐसा प्रश्न तो बहुत बनते हैं बीपीएससी में, ठीक है। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
तो उसमें विकिरण, तो आपका हो जाएगा कैलोरीमीटर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। इसे आपका क्या कहा जाता है, इसे बोलोमीटर भी कहा जाता है, बोलोमीटर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अल्टीमीटर की बात करें, ये भी ध्यान रखिएगा, ऊंचाई का मापन किया जाता है इससे, ऊंचाई का मापन जो है अल्टीमीटर से। आइडियोमीटर से आपका ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है आइडियोमीटर से। अगला, सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा चींटी जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो गंध। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा चींटियों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो सबसे बड़ा किला आपका चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक जो है चित्रांगद ने करवाया था, मौर्य वंश का शासक चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, राजस्थान में है ये। अगला, सिजगी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिजगी क्या है? तो आपका सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित, ये आपका क्या कहलाता है? सिजगी कहलाता है। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या कहा जाता है? उसे सिजगी कहा जाता है। और इसके होने पे क्या होता है? तो आपका दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है इसके होने से, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब तीनों समकोण पे होते हैं, समकोण पे होते हैं, तब कौन सा ज्वार आता है? तो आपका निम्न ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार कब आता है? तो आपका ये पूर्णिमा और अमावस्या को आता है दीर्घ ज्वार। और निम्न ज्वार कब आता है? तो आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी को यह आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन में? तो इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें कहा गया है? तो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही ग्राम पंचायत को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। अच्छा, ग्राम पंचायत को जो है किस भाग में शामिल किया गया था? भाग 9 में। अनुसूची पूछा जाए तो 12 अनुसूची में, अनुसूची 11 में शामिल किया गया था, 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। और इसमें विषय पूछा जाता है, तो इसमें आपका 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। और ये जो अधिनियम आया था, ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है ग्राम पंचायत लागू कब हुआ था, तो आप लोग 1992 में लगा देते हैं, लेकिन लागू पूछा जाए तो आपका 1993 में यह लागू हुआ था। लेकिन अगर एक्ट पूछा जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। और किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। भाग पूछा जाए 9 में, कितने विषय? 29 विषय। सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा से जुड़े? पनामा से कौन कौन से जुड़े हैं महासागर? तो आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1784, हाँ ठीक है, 1784 में लॉर्ड विल्किंसन ने किया था। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? ये इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने। अगला, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों पर विचार कीजिए। मधुबनी चित्रकला ये कहाँ संबंधित है? बिहार से है। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला, करेक्ट है। इस चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा आपका, इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 350A में कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, गलत है। निम्न दाब पर नहीं, आपका उच्च दाब पर भरी जाती है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा।
दूसरा आपका सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, परंतु आपका दूसरा क्या है, सही है। अगला है मिलान करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एनमोमीटर, इससे क्या नापा जाता है, तो हवा का वेग नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, तो भूकंप। और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, आर्द्रता। और बैरोग्राफ से दाब। देखिए आपका ये हाइग्रोमीटर, ये बीपीएससी TRE 2 में प्रश्न बना है, पूछा गया था। हाइग्रोमीटर से क्या, आर्द्रता। एक है आपका हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपका इससे द्रव का घनत्व नापा जाता है, द्रव का घनत्व नापा जाता है ये इससे, ठीक है, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे बिरंजक चूर्ण कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन 2, इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर में। इसका फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है आपका CaOCl2, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, जिससे इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय कम कर देता है, क्योंकि, तो ऑप्शन 1, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, वह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है, तो आपका ऑप्शन 2, संवेग संरक्षण के कारण। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जब कैच पकड़ते हैं तो क्या होगा, थोड़ा हाथ को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, संवेग संरक्षण के कारण। और ये जो है कौन सा नियम है, न्यूटन का, न्यूटन का दूसरा नियम। अगर पूछ लिया ऑप्शन में ये न्यूटन का दूसरा नियम ऑप्शन में दिया हो तो इसको भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। बिहार में तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पे है, तो आपका बरौनी में। लेकिन पूछा था कि बरौनी कहाँ पे है, तो ये बरौनी आपका बेगूसराय में, बेगूसराय में है। सर TRE 1 या 2 में ही पूछा था शायद, ये पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा बरौनी। और ये बरौनी कहाँ पे है, तो आपका बेगूसराय में। अगला, डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका मार्गरेट द्वितीय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, मार्गरेट द्वितीय। इसके बाद जो है इनके पुत्र बने हैं प्रिंस फेडरिक। अब कौन बना है, तो आपका प्रिंस फेडरिक बने हैं। अगला, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, दिन के किस समय काटते हैं, तो ये आपका हो जाएगा शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 1। मलेरिया की बात करें किससे फैलता है, तो आपका प्रोटोजोआ से, यानी परजीवी से फैलता है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है, वाहक होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसका क्या होता है, वाहक होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। इसकी दवा कौन सी होती है, कुनैन। कुनैन जो है इसकी दवा होती है, किस पेड़ से प्राप्त होती है, तो आपका सिनकोना से प्राप्त होती है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण का नाम बताइए। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को किससे मापा जाता है, देखिए हाइड्रोफोन से। ऑप्शन, हाइड्रो मतलब जल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है, इसका कारण है क्यों नहीं गिरती है, तो ऑप्शन 3, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए नहीं गिरती है, ऑप्शन 3। अला, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई, तार लाइन पूछा यहाँ पे, रेलवे लाइन नहीं, तार लाइन। तो ये आपका यानी टेलीग्राम लाइन, तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, कलकत्ता से आगरा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1854 में डलहौजी के समय। अगला, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दिया पहला आपका, यह कानून 2009 में आया था, गलत है। यह कानून आपका 2006 में आया था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। 50 साल नहीं, 25 वर्ष से जो वहां पे रहते हैं उनका जो है जंगल की जमीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा आपका क्या है, सही है। तो इसमें पूछा है केवल आपका सी करेक्ट है, केवल आपका सी करेक्ट है। अगला, अभी कथन दिया है और कारण दिया है, ठीक है, यहां देखते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कथन ही गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये आपका करेक्ट है।
अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए जो है लोग अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को जो है महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे नहीं होता तब दोनों सही होते, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। इसमें आपका पहला गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए सभी को पता होगा किसका प्रयोग किया जाता है, को क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं वहां पे उसका उत्तर दे दूंगा। अगला, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? तो आपका भरतनाट्यम को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का है। देखिए वर्तमान में कितने हैं? तो आपका 8 है। कौन कौन से? तो आपका होगा भरतनाट्यम। दूसरा आपका कथकली। कथकली कहाँ का है? तो ये आपका केरला का है, केरला का है। एक है आपका उड़ीसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। केरल में आपका 2 है। एक है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है? तो आपका केरल का है। उसके बाद हम बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और उसके बाद अगर मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर से नाम कन्फर्म ही है। एक है आपका सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? तो ये आपका असम का है, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और एक आपका कत्थक है, कत्थक कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो 8 है, इसको ध्यान रखिएगा। अला, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। इंपॉर्टेंट है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो विपरीत दिशा में कौन चलता है इसमें? तो आपका यूरेनस यानी वरुण ग्रह चलता है। कौन? वरुण ग्रह जो है विपरीत चलता है। वरुण और शुक्र 2 ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में चलते हैं। देखो सभी ग्रह किस दिशा में चलते हैं? तो सभी ग्रह जो है आपका पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सभी ग्रह, जैसे अगर पृथ्वी की बात करें और अन्य ग्रहों की बात करें तो ये आपका पश्चिम से पूर्व गति करते हैं, पश्चिम से पूर्व। लेकिन अगर वरुण और शुक्र की बात करें तो ये दोनों ग्रह आपका जो है पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज करते हैं। और ये जो करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। पृथ्वी, ध्यान रखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें मंगल तो इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कचनार का फूल, इसका प्रयोग जो है सब्जी के रूप में होता है, सही है। ये आपका कहाँ प्रसिद्ध है? ये आपका यूपी में, यूपी में कचनार के फूल सब्जी प्रसिद्ध है। सहजन का फूल ये भी आपका है, ये आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सहजन का फूल। केला का फूल ये भी आपका करेक्ट है, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे? केरल में, केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट, 1 2 3 यानी ए, बी और सी। ठीक है, आगे है। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबड़ का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है तो तैरती गेंद का आभासी भार कितना होगा? ये उतना पूछा नहीं जाता तो इसका, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन 5, ठीक है, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि? गंगा के मैदानी क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्यों? पहला कह रहा है यहाँ उद्योग का विकास हुआ, सही है। यहाँ परिवहन साधनों का विकास हुआ, ये भी सही है। यह उपजाऊ जलोढ़ मृदा का मैदान है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 होना चाहिए, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। उपयोग में से एक से अधिक कारण है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग का विकास हुआ है, यहाँ परिवहन साधन है और उपजाऊ मृदा भी है। नेक्स्ट आपका 2 कथन दिए हैं, इसमें आपका देखना कौन सही है। कथन पहला आपका, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। करेक्ट है। देखिए ऊंचाई पर जो है वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसमें जल वाष्प होता है वो संघनित होकर क्या हो जाता है? छोटे छोटे जल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सही है। दूसरा, छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। और जो जल कणिकाएं हैं ये बादल के रूप में हमें दिखाई देती हैं, तो इससे ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, कथन आपका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों इसमें सही है। देखिए यहाँ पे जो है इसका उत्तर दिया है। फिर आगे जो है इसका सॉल्व भी है, मैथ और रीजनिंग का और हिंदी का। तो अगर इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।